अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के साथ हम ज़रा थोड़ा सा अपने जो लेक्चर हैं सीरीज़ उस थोड़ा सा डिवर्ट हो रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम जो है चैप्टर 5 के अंदर सीक्वेंस से हम ना नहीं चल पा रहे आज। ठीक है, आज हम चैप्टर का 5 का जो टॉपिक है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर सेंट्री का मतलब सेंट्रीपिटल का मतलब जो बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स सेंटर, यानी ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ हमारे पास बॉडी को मूव करवाए, या हमारे पास ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन हो। ऐसी फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की तरफ। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं तो आपको फिर बातों की समझ आना स्टार्ट होगी। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास फोर्स नीडेड टू बेंड द straight path into circular path, यानी ऐसी फोर्स जो किसी सर्कुलर स्ट्रेट पाथ में जाती हुई बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाती जाए, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और या फिर इसको दूसरी डेफिनेशन यह कह सकते हैं फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी, यानी ऐसी फोर्स जो कंपेल करे बॉडी को, फोर्स करे बॉडी को टू मूव इनटू आ सर्कुलर पाथ। ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा आगे बात यह है कि ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, तो इस फोर्स की कुछ एग्जांपल जो हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स के अंदर आपकी जो डेली लाइफ है उससे थोड़ा सा हटके, यानी डेली लाइफ से हटके कहने का मतलब ये है कि जो एग्जांपल्स आपको एज इट इज़ सीन एग्जैक्टली सीन नहीं होती, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ऑर्बिटिंग है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट होती हैं किस तरह से? हमारे अर्थ के गिर्द। या दूसरी चीज़ जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड मून, यानी जिस तरह से ज़मीन मून नहीं सॉरी सन के गिर्द। तो सन जो मून जो है वो अर्थ के गिर्द जिस तरह से ऑर्बिट करता है, तो उसके लिए अर्थ को या जो भी चीज़ ऑर्बिट कर रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब जब अर्थ की बात करेंगे तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम शो करते हैं F c=mv²r, और इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर 3 बात करें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करें कि न्यूक्लियस के गिर्द वो ऑर्बिट करता है, तो वहाँ पे जो फोर्स प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, जिस तरह से आपने ये पढ़ा होगा बोहर थ्योरी के अंदर कि किस तरह वो ऑर्बिट करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास हमने टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि सवाल ये आता होता है प्रूव दैट सवाल ये आता है Fc=mv²/r, यानी ये प्रूव करना है हमें। इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सप्लेन करने एक्सप्लेनेशन का हेडिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन का हेडिंग जो होगा वो हमारे पास इस तरह से होगा कि हमने एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन के हाथ में एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के इस एंड के ऊपर पत्थर बंधा हुआ है। अब जो पत्थर को वो अपने हाथ के गिर्द विलिंग करेगा, इस तरह से घुमाएगा पत्थर को, तो पत्थर एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब वो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है ना, उस फोर्स को आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड द सेंटर होगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर हो। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसको, अगली बात जो करेंगे तो हमारे पास अगली बात ये हो जाएगी कि हम इसको कैसे स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो हम इसको स्टडी करने का मेथड देखेंगे। तो हमने देखा कि जब हमारे पास
अगर किसी लम्हे जो फोर्स है ये घुमा रहे हैं हम लोग, ये ऐसे घूम रही है बॉडी, किसी लम्हे पे बॉडी यहाँ पे ए पे खड़ी है, इसके हमने सेंट्रीपिटल फोर्स हटा ली। जब सेंट्रीपिटल फोर्स हटा ली तो बॉडी इस तरह से टेंजेंट टू द सर्कल चली जाएगी, यानी ये ए और ये बी। अब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास जो बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स रिक्वायर थी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स थी, वो हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पे इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आ जाएगा? टेंजेंशियल। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इस टेंजेंशियल को ही स्टडी कर लें तो हम देखते हैं कि इस तरह से बॉडी V1 है, ये देखो इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करने लगे हैं। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो बॉडी है, क्योंकि B घूम रहा है तो B यहाँ पे कहीं पे, अगर B घूमेगा तो वो किसी पॉइंट के आगे ही जाएगा ना, टेंजेंट किसी पॉइंट के टेंजेंट होगा। अगर A को टेंजेंट माना जाए और A की वेलोसिटी जो मानी जाए वो V1 है, और B को जो टेंजेंट माना जाए और V की जो वेलोसिटी है वो V2 हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? स्पीड जो होगी ना V1 जो होगी वो V2 के हमारे पास इस केस के अंदर बराबर होगी, जो कि हमारे पास V के बराबर होगी। अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्यों कांस्टेंट स्पीड इसलिए कह रहा हूँ कि बॉडी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस वजह से प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब आपके पास सेंटर के अंदर जब इस तरह सर्कुलर मोशन आप स्टडी करते हो ना, तो उसके अंदर आपके पास जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसकी जो आपके पास वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है। इसलिए मैंने कहा कि बॉडी ए से बी तक जो जाएगी, या ए से ये वाला ए पॉइंट है ना, यहाँ से इस पॉइंट बी तक जब जाएगी तो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर जब रिवॉल्व कर रही होगी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब वो जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो उस वेलोसिटी के कांस्टेंट ना होने की वजह से हमारे पास जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ठीक है जी, डेल्टा V बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा V किसके इक्वल होता है? डेल्टा V हमारे पास इक्वल होता है V2 माइनस V1 के। यहाँ तक होगा कोई बात क्लियर? हाँ जी, अब आपके पास ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी हमारे पास वो टाइम है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो बॉडी गई है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास। अब आपके पास ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमने कंसीडर की थी, कितनी थी? V1 थी। बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी V2 कंसीडर की थी। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि ये दो वेलोसिटीज़ हमारे पास हो गई कंसीडर। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल हमारे पास, क्योंकि हमने कह दिया V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ पार्टिकल हमारे पास V हो गया। तो जब स्पीड ऑफ पार्टिकल V हो गया तो बॉडी इस तरह से, ये देखो ज़रा ध्यान से अब देखना है इस पॉइंट को, ये जो फिगर एक ही बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि मज़ीद जितना डिटेल्ड आपके पास, यहाँ से बॉडी सेंटर पे यहाँ पे जाएगी ना, तो यहाँ से जो ए होगा वो इसके टेंजेंट होगा, ये ओ है ये ए है, तो ये जो ए है ये V1 टेंजेंट है। अब यहाँ पे जो बॉडी इधर जाएगी तो बॉडी के जो हमारे पास टेंजेंट होगा वो ये होगा, तो ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा V2। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल थीटा बन गया। इज़ इट क्लियर? अब ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेल्टा टाइम है, अब ये देखो ये आपके पास आर्क लेंथ है जिसको डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर करोगे, तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमको आर्क लेंथ एज अ डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर ए और बी हम स्मॉल कर दें तो जो आर्क लेंथ होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के आप इक्वल होगी, तो ये हमारे पास सवा टी हो जाएगा। अब जो टी है, अब जो सॉरी ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है, ये वी होगा, तो ये जो अब आपके पास वैल्यू है, इस इक्वेशन को मैं 1 कह लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 कह लेता हूँ, तो पुट हम 2 को पुट 2 इंटू 1, जब 2 को 1 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बनेगा A इज इक्वल टू डेल्टा वी अवर एस अवर वी, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं V डेल्टा वी अवर एस। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया A की वैल्यू। यहाँ तक हो गई बात क्लियर? अब हमने ना इसमें से ये V डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल एक इस तरह की इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। वो किस तरह बनाएंगे? देखो कि ये जो हमारे पास A से ये वाली लाइन है ना, इसको हम PQ कह लेते हैं, ये PQ बन गया, इसकी वेलोसिटी V1 होगी। इसका मतलब है कि हमने ये पहला पॉइंट बनाया कि PQ जो है वो पैरेलल है, ठीक है, किसके? V1 के।
और दूसरी बात पी क्यू हमारे पास इक्वल है V1 के। ये बात हमने पहले लिख ली। अब दूसरी लाइन जो ये बनाएंगे हम, ये बी से ये वाली, तो ये लाइन इस तरह से बनेगी ना, तो ये हमारे पास एंगल आएगा यहाँ पे थीटा, तो ये हमारे पास पी आर हो गया। तो इसको आप कह लो ये बन जाएगी V2। ये ट्राइंगल समझ आ गई होगी। अब आपके पास डायरेक्शन जो जा रही है वो V1 से V2 की जा रही है, इसलिए हमारे पास डायरेक्शन डेल्टा की ये होगी, तो ये आ जाएगा डेल्टा V, क्योंकि अगर आप V2 को सॉल्व करो। अब दूसरी बात जो हमने लिखी वो लिखी पी आर हमारे पास पैरेलल है V2 के, और जो आपके पास पी आर है वो हमारे पास बराबर है V2 के। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब देखो सर्कल के अंदर देखो कि ये जो आर है, ये जो हमारे पास पहली डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं कह रहा हूँ कि इस डायग्राम को देखो, तो जो हमारे पास ओ ए है, यानी ओ ए हमारे पास रेडियस है, और रेडियस हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस चीज़ के है? V1 के। यानी जो हमारे पास ओ ए है, जो हमारे पास ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के, क्योंकि पी क्यू बराबर है ना उसके। और दूसरी तरफ हमारे पास जो ओ बी है, जो ओ बी है वो हमारे पास फिर रेडियस के इक्वल है, और वो परपेंडिकुलर V2 के। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किसके? पी आर के। विच मीन्स कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए बी है, ये जो पॉइंट ए और बी है, ये पॉइंट ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके? ये पॉइंट ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है डेल्टा वी के, यानी क्यू आर के, जिसको उसने कहा हुआ है पैरेलल। उसने कहा है ये ए बी जो है ये पैरेलल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर के। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपके पास देखो, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था V1 जो है V2 के बराबर है और वो V के बराबर है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद मैंने ये कहा था कि हाँ, एक और बात यहाँ पर आएगी, ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एंगल है वो आपके पास ओ ए बी एंगल के बराबर आएगा, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे एक बात और भी लिख सकते हैं कि V1 V2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी जो साइड है ओ ए जो साइड है वो ओ बी साइड के बराबर भी है, ये भी बराबर है। यानी हमारे पास पी क्यू हमारे पास पी आर की इक्वल है। तो इसी तरह से ट्राइंगल के अंदर ओ ए बी ओ बी के बराबर है। और अगर दो ट्राइंगल्स, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस हैं, अगर आपके पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल हों, अगर उनके दरमियान इफ द एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म इज इक्वल, आर्म इज इक्वल, ठीक है जी। अगर दो आइसो ट्राइंगल के दरमियान, दो के दरमियान एंगल इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी खुद बहुत इक्वल हो जाती हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्राइंगल हैं दोनों कौन कौन सी हैं? वो ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए, जो ट्राइंगल बनती है वो हमारे पास बनती है ओ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ये आर। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो साइड्स बराबर हैं, दोनों के अंदर आप दोनों से दो साइड्स बराबर कौन सी हैं? यहाँ पे देखो, अगर आप दो साइड बराबर की बात करते हो तो पहले वाली ट्राइंगल के अंदर पी क्यू, ठीक है, सॉरी आप कर लो आर क्यू और डिवाइड कर लो उसको पी क्यू के ऊपर, यानी ओ ए बी है ना, तो ओ ए बी के अंदर आपके पास ए बी के सामने वाली ट्राइंगल कौन सी बनेगी? ये ए बी है, तो इसके सामने जो ट्राइंगल बनेगी वो ये पी क्यू बनेगी, तो इसका मतलब पी क्यू हो गया, ठीक है। और सॉरी ये आर क्यू है ना, आर क्यू होगा, डिवाइड कर दो दोनों साइड्स के ऊपर, किस किस को? एक फेस आपने वो लेना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दूसरा फेस आपने वो लेना है दोनों में से जो इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ओ ए आ गया, यहाँ पे ओ ए के हिसाब से पी क्यू आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा ओ ए किस, ए बी जो हमारे पास इक्वल है, ए बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? ये सारी मैथमेटिकल टॉपिक है। ए बी हमारे पास अननोन है, ठीक है, वैसे आर्क लेंथ है, ए बी हम ऐसे लिख लेते हैं। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है? ओ ए हमारे पास आर के इक्वल है, ये देख लो नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आर क्यू हमारे पास किसके इक्वल है? आर क्यू हमारे पास डेल्टा वी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास आर क्यू डेल्टा के इक्वल है, तो पी क्यू जो होगा वो V1 के इक्वल होगा। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हमारे पे डेल्टा वी के लिए क्या बनेगा? डेल्टा वी के लिए वैल्यू बनेगी, डेल्टा वी के लिए बनेगी V1 की जगह पे आप
v लिख लो क्योंकि आपको पता है v1 v2 इज इक्वल टू v, तो v इंटू ए बी डिवाइडेड बाय आर। तो ए बी जो होता है वो ए बी हमारे पास आर्क लेंथ थी, मैंने ये बात बताई है। जब आपके पास ए बी बहुत स्मॉल होगा तो आर्क लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस अवर आर। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। बहुत आसान सा टॉपिक है। अब अगर आप इसको समझें, सिर्फ ये डायग्राम समझ लें तो आपको सारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब डेल्टा वी आर की वैल्यू जो है हमने पुट करनी है कहाँ पे, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 कहा था, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कहा था, फिर ये 3 होगी। ठीक है, 3 के अंदर हमने पुट करना है किस चीज़ को, पुट ये 4 को, पुट 4 इंटू 3 में पुट करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, ए की जगह वी आया ना, वी की डेल्टा की जगह पे आएगा हमारे पास वी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस बाय आर, और बटे में फिर एस भी है तो एस या डेल्टा एस लिख लो, सेम ही है। ये डेल्टा एस इसके साथ कैंसिल, हमारे पास ए की वैल्यू आएगी वी स्केयर ओवर आर। तो ये जो वैल्यू आई है वी स्केयर ओवर आर, ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये सेंटर की तरफ बॉडी को लेके जाता है, जबकि इसका मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो हमारे पास होगी अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसको हमने वही बात हमने यहाँ पे पी क्यू वाली सारी बातें कर ली हुई हैं किताब के अंदर, अगर देखोगे तो आपको सारी बातें ये वाली जो पी क्यू आर परपेंडिकुलर है ओ ए के, पी आर परपेंडिकुलर है ओ बी के, तो ये सारी बातें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब वहाँ पे वो कह रहा है कि पी आर, हम जैसे मैंने कहा था कि जो आर क्यू होगा, आर क्यू को वो कहेगा कि पैरेलल है, आर क्यू पैरेलल है टू परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ, टू परपेंडिकुलर टू बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, और अगर ए बी हमारे पास स्मॉल हो, अप्रोच टू जीरो कर जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से एक चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर इस तरह से कोई चीज़ आके हिट करती है तो ये उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया। तो डायरेक्शन के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लो क्यों कहा है, मैंने कहा था स्पीड हमारे पास कॉन्स्टेंट है, यानी ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो और सर्कल में वो बॉडी मूव कर रही हो, उसका एक्सेलरेशन द इंस्टेंटेनियस, लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और सर्कल में, इन अ सर्कल टूवर्ड्स सेंटर। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पे फार्मूला किसके होता है, इक्वल एम ए की। तो ए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर की तरफ है, तो इसलिए हम एफ इसको सॉल्व करेंगे, इसको बन लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वी स्केयर ओवर आर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। और आपको रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये फार्मूला पता होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा। ठीक है जी, आज के लिए ये टॉपिक काफ़ी है, मेरा ख्याल है काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना जो सीक्वेंस है पिछला उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ किसी वजह से हमने थोड़ा सा पहले इसको कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह हम अपने सीक्वेंस के अंदर अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा एनर्जी के अंदर पावर एंड, वैसे पावर वाला पहले उसने मेंशन किया किताब में, लेकिन हम एनर्जी को पहले करेंगे उसके बाद पावर की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच।